मैं पैदाइशी खूबसूरत और नाबीना लड़की थी। घर का ड्राइवर मुझे हर रोज स्कूल छोड़ने जाता था। एक दिन ड्राइवर छुट्टी पे था तो अब्बा मुझे छोड़ने चले गए। अब्बा ने जब कहा बेटी स्कूल आ गया तो ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ड्राइवर छोड़ने आता था तो 1 घंटा लगता था, आज 20 मिनट में कैसे। मुझे ड्राइवर पे शक हुआ क्योंकि वो रोज मुझे रास्ते में बिस्किट खिलाता था और ड्राइवर मुझे। आज अम्मी ने नाश्ता देर से बनाया था जिसकी वजह से मुझे देर हो गई थी और ड्राइवर भी तेज गाड़ी चला रहा था। थोड़ी देर बाद ड्राइवर ने गाड़ी का दरवाजा खोला और मुझे इल्तजाना अंदाज में कहा बिस्किट खा लो, आज अच्छी जगह से लाया हूँ, देखो ये बहुत मजे के हैं। मुझे घबराहट होने लगी, ना जाने उस बिस्किट में क्या था, मुझे खाते ही चक्कर आने लगते थे। ड्राइवर जबरदस्ती करने लगा कि बस एक बिस्किट खा लो, ये बहुत मजे का है, लेकिन मेरा दिल नहीं माना। मेरा दिल किया कि मैं गाड़ी से उतर जाऊं और जोर से आवाज लगाऊं, लेकिन मेरे पास कोई सबूत नहीं था कि ड्राइवर कुछ गलत कर रहा है कि नहीं। ड्राइवर तो बस मुझे बिस्किट खाने के लिए बेतहाशा मिन्नत कर रहा था, मगर मैंने बिस्किट नहीं खाया। घर आने पर अम्मी को बताए बगैर मैं अपने कमरे में चली गई और सो गई। शाम में जब मेरी आंख खुली तो मैं बहुत आरामदेह महसूस कर रही थी, जो अक्सर बिस्किट खाने के बाद मैं नहीं करती थी। मेरा पूरा दिन सुस्त सा रहता था और मुझे सोकर उठने के बाद भी सर भारी महसूस होता था, लेकिन आज जब मैं सोकर उठी तो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो सब कुछ बिस्किट की वजह से होता था। मैंने ये बात किसी को ना बताई। अगले दिन ड्राइवर ने मुझे छोड़ने में 1 घंटा 15 मिनट लगाए। वो आज ज्यादा देर तक मुझे गाड़ी में छोड़कर चला गया। उसका इंतजार करते करते वहां से निकलकर खुद चलने लगी कि अचानक से मुझे कोई पकड़कर गाड़ी में बैठाने लगा। आवाज से यूं महसूस हुआ कि वो मेरा ड्राइवर था, जो मुझे जबरदस्ती एक बिस्किट की बजाय आज 2 खिला रहा था। मैंने आवाजें लगाना चाही, लेकिन उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और मुझे जबरदस्ती बिस्किट खिलाने लगा। बिस्किट खाते ही मैं अपनी होश खो गई। मुझे नहीं पता उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ। आंख खुली तो अम्मी ने कहा ड्राइवर तुम्हें घर ले आया था, तुम गर्मी की वजह से बेहोश हो गई थी। मुझे नहीं समझ आया कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या जो मेरे दिमाग में चल रहा था सब वैसा ही था, यानी क्या ड्राइवर मेरे साथ। मैंने इस बारे में अम्मी को कुछ ना बताया, बल्कि ये भी नहीं कि ड्राइवर ने मुझे जबरदस्ती बिस्किट खिलाने की कोशिश की थी, क्योंकि होश में आने के बाद मुझे खुद भी याद नहीं था कि मेरे साथ हुआ क्या था। अगली सुबह मैंने बहाना बनाकर स्कूल की छुट्टी कर ली थी, क्योंकि मैं वो सब दोबारा नहीं महसूस करना चाहती थी। लेकिन स्कूल ना जाने पर ड्राइवर मेरे कमरे में आकर मुझसे पूछने लगा बीबी साहिबा आज आप स्कूल नहीं गई। अम्मी ने इंतहाई गुस्से से आवाज लगाई। उसके सिमत खड़े ड्राइवर को देखा, लेकिन ड्राइवर की आवाज से वो कुछ परेशान लग रहा था। मैंने उसे कुछ ना बताया और खामोश रही। फिर मुझे कहने लगा बीबी साहिबा मैं आपके लिए एक बिस्किट लाया हूँ। मैं तजस्सुस और बेबसी से अपने होंठ उतरने लगी और दिमाग में मंसूबा बनाते उसकी तरफ देखने लगी। मैंने कहा मुझे एक एक चीज तो याद नहीं, मगर थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है कि कल आपने मेरे साथ कुछ गलत किया था। ड्राइवर ने बहुत आम से लहजे में कहा। मुझे लगा कि मेरा वहम होगा, क्योंकि मुझे सारी बातें तो कल की याद नहीं थी, इसलिए मैंने कुछ ना बोला। सुबह सुबह कमरे में लेटे रहने से मुझे भूख लगने लगी थी, इस वजह से मैंने बिस्किट ले लिया, ये सोचे बगैर कि इसमें कुछ उल्टा भी हो सकता है, क्योंकि ड्राइवर अंकल ने मुझे वो बिस्कुट बहुत प्यार से दिया था। इसलिए एक बार फिर से मैंने वो बिस्किट खाने की गलती कर ली थी। दिन यूं ही गुजरते रहे। एक दिन मैं ड्राइवर के साथ जाने लगी तो मुझे ऐसा लगा कि वो किसी से फोन पर बात कर रहा है, वो भी मेरे मुतालिक, क्योंकि मैंने उसके मुंह से सुना था हाँ बिस्किट खिला दिए हैं, आज भी खिला दूंगा तो बताता हूँ। मैंने तो सिर्फ इतना ही सुना था कि अम्मी ने मुझे आवाज लगा दी बेटा मैं तुम्हें दवाई दे रही हूँ, दोपहर के खाने के बाद खा लेना, तुम्हारे लिए डॉक्टर से खास तौर पर लाई थी, बस अल्लाह शिफा दे तुम्हारी आंखों को और जल्दी से तुम देखने लगो। मैं दवाई लेकर गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी ही देर बाद ड्राइवर ने एक बार फिर से गाड़ी रोकी। इस बार तो मैंने ठान ली थी कि ड्राइवर करता क्या है, आखिर पता लगाऊं। गाड़ी पिछले 15 मिनट से एक ही जगह साकिन खड़ी थी। मैं इधर उधर सहारा लेती गाड़ी से निकली, कम से कम मैं ये तो पता लगा सकूं कि आखिर मैं हूँ किस जगह पर। कहीं दूर से ड्राइवर की बातें करने की आवाजें आ रही थी। मैं ज्यादा करीब भी नहीं जा सकती थी, वरना ड्राइवर मुझे देख लेता, और जबकि मैं उसे ना देख पाती, मुझे ड्राइवर की ना आवाज सही आ रही थी और ना ही महसूस हो रहा था कि क्या मैं ऐसी जगह हूँ जहाँ मुझे ड्राइवर देख ना सकता हो। लेकिन मेरा पता लगाना भी जरूरी था कि आखिर ड्राइवर करता क्या है। दूर से कहीं धुआं आता महसूस हो रहा था। मुझे लगा कि शायद ड्राइवर सिगरेट पी रहा है, और अगले ही पल मेरे दिमाग में आया कि कहीं नशा भी तो नहीं करता। और उस दिन शायद मेरे साथ कुछ हुआ था, जो उस दिन मैं बेहोश हो गई थी और मुझे कुछ याद भी नहीं था, तो कहीं उसने मेरे साथ नशे में कुछ किया तो नहीं था। मैं भाग भी नहीं सकती थी। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि जिस तरफ मैं भागूंगी ड्राइवर होगा भी या नहीं, और मुझे कहीं देख भी ना ले। वो धुआं बढ़ता जा रहा था। ड्राइवर की आवाज और करीब से आने लगी, बल्कि ड्राइवर के साथ साथ ऐसा महसूस होता था कि कोई और भी उससे बातें कर रहा है। मुझे कुछ समझ ना आया और मैं वापस अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगी। इधर उधर से सहारा लेकर मैं थोड़ी देर के बाद आखिर अपनी गाड़ी के पास पहुंच गई थी। गाड़ी में बैठते ही कुछ देर बाद ड्राइवर भी आ गया। बीबी साहिबा आपकी सांसें क्यों फूल रही हैं? कुछ नहीं, वैसे ही छोड़े, मैंने डर कर कहा। इतनी देर क्यों हो गई थी आपको? मैंने हिम्मत करके पूछा। कुछ नहीं बीबी साहिबा, अपने बच्चों के लिए दवाई ले रहा था। गरीब के बच्चे तो बस बीमार होते हैं। ये कहते ही उसने जेब में हाथ डाला, जिसकी वजह से चुरमुर की आवाज आने लगी, और साथ ही उसने मुझे बिस्किट पकड़ा दिया। उसकी आवाज से और उसके बात करने के अंदाज से ऐसा कहीं महसूस ना होता था कि उसने कोई सिगरेट या नशा किया है, लेकिन उसकी इस बात पर मेरा तजस्सुस और बढ़ गया कि हो ना हो
ड्राइवर ने झूठ बोला है, क्योंकि जिस जगह ड्राइवर मौजूद था उसकी हल्की हल्की आवाजें मुझे आ रही थी। और यही नहीं, इस जगह पर धुआं भी उठ रहा था। क्या वो नशा तो ना पीता होगा? मैंने दिल ही दिल में सोचा, क्योंकि हर गरीब अपना गम मिटाने के लिए यही करता है, लेकिन उसके पास पैसे कहाँ से आ सकते हैं। मैं खुद ही दिल में सवाल करती और खुद ही जवाब निकाल लेती, लेकिन इधर वो किसी से बात भी तो कर रहा था। मुझे याद आया, कहीं उसे किसी ने नशे में तो नहीं मुलव्विस कर दिया। बीबी साहिबा, क्या हुआ? कहाँ गुम है आप? आपको भूख लग रही होगी ना, ये बिस्किट खा ले। आप मुझे ये बिस्किट क्यों देते हैं रोज? बिल आखिर मेरे मुंह से निकल गया। और उस दिन जब मैं बेहोश हो गई थी तब आपने मुझसे जबरदस्ती की थी ना। मुझे बहुत हल्का हल्का याद आ रहा था। मैंने बदतमीजी? कब? नहीं तो। टूटे फूटे अल्फाज में ड्राइवर ने कहा। मैंने ज्यादा बहस नहीं की, क्योंकि मुझे खुद हकीकत नहीं मालूम थी कि आपकी तबीयत कैसी है। अब मैं अचानक से सटखटाई। मेरी तबीयत के बारे में उनको कैसे पता? मैंने तो अपनी तबीयत का किसी को नहीं बताया था। इसका मतलब बिस्किट में जरूर कुछ था। मेरी तबीयत को क्या हुआ? मैंने बहुत नॉर्मल अंदाज में पूछा। अरे अरे, आपकी आंखें, उनके बारे में पूछ रहा हूँ, उनके बारे में पूछ रहा हूँ। कुछ बेहतरी आई इसमें? आपका इलाज चल रहा था ना? हाँ वो अच्छा, क्या फर्क? कुछ नहीं पड़ा? हाँ वो अच्छा, क्या फर्क? कुछ भी नहीं पड़ा। ड्राइवर ने हैरानी से पूछा। नहीं, अम्मी ने दवाई ली थी, मैं रोज खाती हूँ, मगर इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्यों गलत सोच रही थी ड्राइवर के बारे में, जबकि वो कितना दिल का अच्छा है। मैंने खुद से हम कलाम होते हुए कहा, शायद मैं ज्यादा सोच रही थी। ये सोचते ही मैंने ड्राइवर से बिस्किट मांगा और मामूल के मुताबिक खाने लगी, और मेरी हालत खराब होने लगी। मेरा सर चकराने लगा। मेरी हालत देखकर ड्राइवर सुन्न हो गया, क्योंकि इससे पहले कभी भी मेरी ये हालत ड्राइवर ने नहीं देखी थी। ड्राइवर परेशान हो गया और जल्द अज जल्द गाड़ी ठीक होते ही मुझे घर ले गया। उसके बाद अगले 2 दिन तक मुझे ड्राइवर ने नहीं छोड़ा। मुझे बाबा लेने आते और छोड़ने जाते थे। मैंने बाबा से पूछा, ये ड्राइवर कहाँ है? बाबा ने कहा, उसकी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। कुछ दिन गुजरने के बाद ड्राइवर जब मुझे छोड़ने गया तो मैं 20 मिनट में पहुंच गई। मुझे हैरानी हुई, ऐसे कैसे हो गया? आज ये पहली बार था कि ड्राइवर ने मुझे बस 20 मिनट में छोड़ दिया, और उसने मुझे बिस्किट भी नहीं दिया। ऐसा 1 हफ्ते तक होता रहा। तो आखिर मैंने पूछ लिया, अंकल अब आप मुझे 20 मिनट में कैसे छोड़ देते हैं और मुझे बिस्किट भी नहीं पूछते? तो ड्राइवर ने बात बना दी, बेटा मुझे किसी जरूरी काम से जाना था। आपके बाबा कहाँ था? आपके बाबा ने कहा था, इसीलिए मैं जल्दी से जल्दी आपको स्कूल पहुंचा देता हूँ, और बिस्किट लेने का भी टाइम नहीं होता। मुझे ड्राइवर की इस बात से कोई तसल्ली नहीं हुई थी, इसीलिए अब मैंने ठान लिया था कि अब मैं अपने साथ अपनी दोस्त को लेकर जाऊंगी, वो भी चुपके से, ताकि मामले का पता चल सके। अगले कुछ दिन में अपनी दोस्त को चुपके से डिग्गी में बिठा देती, ताकि इतना वक्त ड्राइवर को क्यों लगता है पता चल सके, और क्या वाकई गाड़ी रोकता है और वो वाकई कुछ गलत करता है। इन सब सवालों के जवाबों के लिए मैं अपनी दोस्त को ले गई, लेकिन उसका कोई फायदा ना हुआ। ना तो ड्राइवर छोड़ने में देर लगाता और ना ही मुझे बिस्किट खिलाता। मुझे शक था कि कहीं ड्राइवर ने देख तो ना लिया हो मुझे दोस्त को गाड़ी में छुपाते। यूं 1 हफ्ता हो गया, लेकिन उस 1 हफ्ते में मुझे अपनी तबीयत में वाज़ा फर्क समझ आया। ना मेरा सर चकराता, ना दर्द होता, बल्कि मैं तो फ्रेश महसूस कर रही थी। क्या ये सब इसलिए कि मैं बिस्किट नहीं खा रही थी? बहुत सारे सवाल थे और अब मुझे इन सब का जवाब चाहिए था। मैंने 1 हफ्ते की स्कूल से छुट्टी ली हुई थी, क्योंकि घर पे मेरी बड़ी बहन की शादी थी। इसमें सभी मेहमानों को बुलाया था, साथ ही घर में मौजूद बावर्चन, बाबा की खिदमत करने वाले खास मुलाजिम और ड्राइवर, क्योंकि ये सब भी हमारे घर का ही हिस्सा थे। शादी की तकरीब शुरू हुई तो ऊपर मंजिल पे शोर सा मचा। हम सब ऊपर को भागे, जहाँ तेज आवाजें आ रही थी। शायद ड्राइवर किसी से लड़ रहा था। ड्राइवर की आवाज से लगता था कि किसी को बस कत्ल करने की देर हो। सब ड्राइवर से पूछने लगे कि आखिर वजह क्या है। इतनी देर में एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आई, लेकिन ये थप्पड़ किसको पड़ा था? अब बाबा के चिल्लाने की आवाज आई, तुम होते कौन हो मेरे खास मेहमानों से लड़ने वाले? तुम्हें जिंदगी भर मैंने बच्चों की तरह पाला, तुम्हारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, और तुम एहसान फरामोश आज मेरे घर पे बुलाए मेहमानों से ही लड़ रहे हो, वो भी गिरेबान से पकड़कर। मुझे समझ आ गया कि बाबा ड्राइवर को ही डांट रहे थे, लेकिन ड्राइवर किससे लड़ रहा था? मेरी अंधी आंख कैसे कुछ देख सकती थी? आप उसको नहीं जानते साहब, ये बहुत जलील इंसान है। मैं आपको कैसे सच बताऊं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही। ड्राइवर ने निहायत गुस्से से कहा, चुप हो जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। आई समझ? बाबा की आवाज में शदीद गुस्सा भरा हुआ महसूस होता था। तुम जानते हो किस पर इल्जाम लगा रहे हो? शबीर साहब पर, मेरे खास मेहमान। तुम्हें पता है इनके भाई ने ये घर हमें डीलिंग भी दे दिया था, हमारी बहुत बड़ी प्रॉपर्टी का नुकसान हो गया था। शबीर साहब के भाई ने अपने घर में मशवरा किए बगैर इतना बड़ा फैसला कर लिया था, लेकिन तुम गरीब कहाँ जानो। ये बात बाबा के मुंह से पहली बार निकली थी, शायद इसलिए क्योंकि शबीर अंकल के भाई जमीर अंकल का हम पर वाकई बड़ा एहसान था। नहीं साहब जी, ये इतने अच्छे नहीं जितने आप समझ रहे हैं। ये झूठा शख्स है, रोज भले शाह के मजार पर जेली पीर बन के बैठता है। अच्छा, तुम्हें किसने बताया? तुम्हें काम के सिवा हम जाने कहाँ देते हैं जो तुम्हें पता हो? बाबा ने तंजिया अंदाज में कहा। साहब जी, अगर मैं आपको एक सच बताऊं, आप गुस्सा तो नहीं करेंगे? ड्राइवर की आवाज कुछ डरी हुई महसूस हो रही थी। तेरा और क्या कहना रह गया है? तू क्या बोलेगा अब? बोल। बाबा तो जैसे गुस्से से पीले हो रहे थे। उनकी आवाज में महसूस कर सकती थी कि बाबा जितना गुस्सा कर रहे हैं लाल हो गए होंगे। वो दरअसल बीबी साहिबा बिस्किट ड्राइवर की जबान लड़खड़ा रही थी। बिस्किट का नाम सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। दफा हो जाओ और अब एक अल्फाज ना कहना। अब क्या कहोगे? जो तमाशा बनना था बन गया। उस वक्त बाबा गुस्सा जब्त कर रहे
رہے ہوں ایسا محسوس ہوتا تھا۔ رک جائیں بابا، بسکٹ کیا بتائیں، آپ کیا جانتے ہیں؟ میں نے فوراً کہا وہ بی بی صاحبہ، میں جو آپ کو بسکٹ کھلاتا تھا وہ مجھے یہی دیتا تھا، اور وہ جو میں لیٹ چھوڑتا تھا وہ بھی اسی وجہ سے۔ میں گاڑی روک کر اس جیلی بابا کے پاس جاتا تھا۔ سب ساکن ہو کر ڈرائیور کی بات سن رہے تھے۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ تمہیں یہ اچھا خاصا انسان نہیں دکھ رہا جو اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے اس کو بابا بنا دیا؟ بابا کے غصے میں اضافہ محسوس ہو رہا تھا۔ نہیں، آپ ایک بار میری بات سنیں صاحب، ڈرائیور نے جلدی سے بولا۔ میں بی بی صاحبہ کے علاج کے لیے جاتا تھا اس بابے کے پاس۔ یہ مجھے بسکٹ پہ پتہ نہیں کیا پڑھ کے دیتا تھا اور کہتا تھا اس بارے میں گھر والوں کو نہ بتانا ورنہ لڑکی کی جان کو خطرہ ہوگا۔ وہ یہ عمل مجھ سے روز کرواتا تھا، اور ایک دن بی بی صاحبہ نے بسکٹ نہیں کھایا تو اس جیلی بابا نے مجھے کہا آج 2 بسکٹ کھلاؤ، اور نہ کھائے تو زبردستی منہ میں ڈالنا ورنہ تمہاری بیوی کی آنکھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ لیکن اس دن 2 بسکٹ کھلانے پر ہی بی بی صاحبہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ میں نے سوچا ویسے ہی ہوئی ہوگی، لیکن کچھ دن پہلے گاڑی خراب ہو جانے کی وجہ سے بی بی صاحبہ کو انتظار کرنا پڑا۔ تب میں نے بی بی صاحبہ کی وہ حالت دوبارہ دیکھی تو مجھے کچھ گڑبڑ لگی۔ میں اگلے روز اس بابا کے پاس بی بی صاحبہ کو اسکول چھوڑنے کے بعد گیا۔ وہاں پہنچا تو کچھ لوگ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے وہ بابا بھی نظر نہ آیا تو میں ان سب لوگوں کے پاس چلا گیا۔ میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے یہاں ایک بابا ہوتے ہیں جو بسکٹ پہ دم کرتے ہیں، وہ کہاں ہیں؟ جب میری طرف دیکھ کر کہنے لگے کون بابا؟ ہم نے تو ادھر کسی کو نہیں دیکھا جو بھی دم کرتے ہیں اندر کرتے ہیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ میں کیا کروں۔ اس دن کے بعد سے میں نے نہ ہی بسکٹ دیا بی بی صاحبہ کو اور نہ ہی دیر سے چھوڑا، اور آج مجھے یہ ادھر نظر آیا تو میں پہچان گیا یہ وہی بابا ہے۔ کسی کو بھی ڈرائیور کی من گھڑت کہانی پہ یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن مجھے یہ سب سچ محسوس ہوا۔ میں نے کہا ہاں، میں ایک دن ڈرائیور کا پیچھا کر رہی تھی تو مجھے دھواں محسوس ہوا تھا، اور یہ بھی کہ ڈرائیور کسی سے باتیں کر رہا ہے، لیکن کس سے کر رہا ہے میں یہ دیکھ نہیں سکتی تھی، مجھے پتا نہ چل سکا، اور مجھے سچ میں اس بسکٹ سے چکر آتے تھے۔ دیکھا صاحب، میں سچ کہہ رہا تھا۔ سب ڈرائیور کی طرف متوجہ تھے کہ مجھے محسوس ہوا کوئی میرے قریب آ رہا ہے۔ اچانک سے کسی نے مجھے کس کر پکڑا اور کہا ہلنا مت ورنہ تمہاری بیٹی کو مار دوں گا۔ یہ آواز شبیر انکل کی تھی جنہوں نے شاید میرے سر پہ بندوق رکھی تھی۔ گھر کے سب افراد خوف زدہ ہو گئے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ اب جو آواز آ رہی تھی وہ صرف شبیر انکل کی تھی۔ ہاں، میں تھا جو تمہارا نقصان چاہتا تھا۔ کیوں نہیں کرنا چاہیے تھا ایسا؟ تمہاری وجہ سے میرے بھائی نے بنا ہم سے پوچھے تمہیں اتنا بڑا گھر دے دیا۔ یہ گھر میرا تھا، میں چاہتا تھا رہنا یہاں پر، اور تم نے بڑی ہوشیاری سے یہ گھر لے لیا، اور پھر تجھے کیا ملا؟ یہ نابینا بیٹی۔ پھر تو اس کا علاج کرے گا۔ میرا تو خواب تھا گھر نہ حاصل کر سکا تو کیا تیرا نقصان تو کرا سکتا ہوں نا، اور پھر تیری یہ نابینا بیٹی اور بے وقوف ڈرائیور، اس سے اچھا موقع اور کہاں ملتا؟ شبیر انکل میری کمزوری کا مذاق اڑا رہے تھے اور میری آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اچانک سے کسی نے کسی کو دھکا دیا، جو مجھے بھی محسوس ہوا، اور میں تھوڑا ڈر بھی گئی۔ بس بی بی صاحبہ کے بارے میں ایک الفاظ بھی نہیں۔ یہ الفاظ ڈرائیور کی تھی، لیکن ساتھ ہی کہیں زور سے نیچے کسی کے گرنے کی آواز آئی۔ روتی ہوئی امی بہن اور بھائی مجھ سے لپٹ گئے اور نیچے سیڑھیوں پہ بھاگنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا امی؟ میں نے پریشانی سے کہا۔ بیٹا، ڈرائیور نے شبیر انکل کو نیچے دھکا دے دیا تھا اور ابھی بابا بھاگے ہیں، پکڑنے گئے ہیں شبیر انکل کو۔ اتنے میں پولیس کو بھی کال کر دی گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پولیس شبیر انکل کو لے گئی۔ اب صرف رونے کی آواز سنائی دی۔ اس بار بابا کی بھی رونے کی آواز آئی۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، میں نے تمہیں کتنا غلط سمجھا، تھپڑ لگایا، غریبی کے طنز دیے، لیکن تم نے پھر بھی میری بیٹی کی اتنی مدد کی۔ بابا نے بھیگی آواز میں کہا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید مجھے بھی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ میں بھی نہ جانے کیا کیا سوچ بیٹھی تھی۔ انکل مجھے بھی معاف کر دیں، میں نے بھی آپ کے لیے کتنا غلط سوچا۔ میں نے دکھ بھرے انداز میں کہا۔ ارے بی بی، آپ دونوں مجھے شرمندہ کر رہے ہیں، جو ہوا سو ہوا، چھوڑے یہ سب۔ کچھ دیر کی اس نازک صورتحال کے بعد ایک بار پھر سب اپنے اپنے کاموں کو چلے گئے۔ ڈرائیور انکل اب بھی مجھے روز بسکٹ کھلاتے ہیں، لیکن نہ ہی میرے سر میں درد ہوتا نہ ہی سر بھاری ہوتا۔ ہم نہ جانے کیوں کسی کو جانے بغیر اس پر تہمت لگا دیتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ سامنے والے کی نیت اچھی بھی ہو سکتی ہے، اور غریب کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، نہ کہ امیروں کی طرح جو اتنی جائیدادوں کے باوجود ایک جائیداد کے لیے کسی کی بھی جان کی پرواہ نہیں کرتے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا ڈرائیور صحیح کرتا تھا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ اللہ